नमस्कार स्टूडेंट्स। कल किसी टेक्निकल उसकी वजह से हम जो लेसन था वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेसन प्लान का सेकंड लेक्चर वो थोड़ा कम रह गया था, जिसमें लेसन प्लान के जो स्टेप्स हैं उनको डिस्कस नहीं किया गया था। लेकिन आज हम फिर से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख रहे होंगे, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान है। पहला जो स्टेप है वो है जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन में आप क्या करते हो कि आपने किस कक्षा को पढ़ा, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है और आप किस क्लास को पढ़ा रहे हो, आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है और टॉपिक क्या है। तो इन सबको ध्यान में, इन सबको आप बोर्ड पर मेंशन कर दोगे, अपने कॉपी पर मेंशन कर दोगे। सेकंड जो पार्ट है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। यदि आप सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप सोशल साइंस को ध्यान में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। और जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात होती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप टॉपिक के अनुसार अपने ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो आप कहोगे कि लिखोगे या कहोगे जो भी कि विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन को समझ सकेंगे, विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन में रुचि लेंगे, विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन के मूल्यों को जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक इस तरीके से। इसी तरह इतिहास की समाज विद्यार्थी इतिहास विषय को समझ सकेंगे, उनमें इतिहास विषय को लेकर रुचि पैदा होगी और वो इतिहास की जो खूबियां हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और किसी विषय को समझने के लिए किन किन ऐतिहासिक तथ्यों की, फैक्ट की जरूरत होती है, उन सबको वो ध्यान में रखेंगे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपने ये जनरल ऑब्जेक्टिव सेट करनी है। अब आपके बात आती है टॉपिक की। मान लो आपने टॉपिक लिया है भूगोल का कि पृथ्वी की गतियां, तो आपके ऑब्जेक्टिव टॉपिक के अनुसार होंगे कि विद्यार्थी पृथ्वी क्या है इसके बारे में समझ सकेंगे, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव है ये समझ सकेंगे, पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी आई ये जानकारी उनको प्राप्त होगी, और घूर्णन गति या दैनिक गति में क्या अंतर है, पृथ्वी की कितनी गतियां और उनमें क्या अंतर है, वो किस उनकी विशेषताएं क्या है, इनके बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर इतिहास का विषय है तो विद्यार्थी इतिहास का कोई विषय लेकर उस पर अपना वो कर सकते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी ने मान लो मौर्य साम्राज्य को लिया तो उसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे तो वो कहेंगे कि विद्यार्थी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उस समय के समाज को समझने में रुचि लेंगे, उस समय के समाज और वर्तमान समाज के बीच जो खूबियां और जो कमियां हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे, क्रिटिकली एनालिसिस उसका कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर दोगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है हेल्पिंग मटेरियल, कि जो आपको टीचिंग में हेल्प करेगा। जैसे आपके हाथ में चौक होना चाहिए, आपके पास चौक होगा,
ब्लैक बोर्ड पर काम करने के लिए, चौक बोर्ड पर काम करने के लिए डस्टर होगा, क्योंकि आपको साफ भी करना है, और फिर पॉइंटर होगा। मान लो आपको यहाँ से एक चीज बतानी है तो आप पॉइंटर के माध्यम से इसको बता सकते हो। फिर उसके बाद है टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल में आप टीचिंग के दौरान जिन साधनों का उपयोग करोगे जो कि आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगे, प्रभावशाली बनाएंगे, आपकी उन गैप्स को भरने में मदद करेंगे जो कई बार हम वर्बली उस चीज को नहीं कह पाते, चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से, या हम एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से कोई चीज दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो वो आप इजीली विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आप टीचिंग मेथड, तो आपने अपने टॉपिक के अनुसार अपने मेथड को चूज कर लेना है कि आपका टीचिंग मेथड क्या होगा। यदि आपका विषय एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहा है तो आप लेक्चर मेथड से भी काम कर सकते हो। यदि आपका विषय किसी विशेष प्रॉब्लम को समझने में की बात कर रहा है तो आप डिस्कशन मेथड का बात कर सकते हो, पैनल डिस्कशन करवा सकते हो। आप अगर कोई चीज आपको सामने प्रस्तुत करनी है और उसको समझाना है तो आप डेमोस्ट्रेट भी कर सकते हो, और अगर कोई एक्सपेरिमेंटल विषय है तो आप उसको लेबोरेटरी में ले जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और यदि मैथ की बात होगी तो मैथ बिना बोर्ड के समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल विषय है, तो आप उसमें ब्लैक बोर्ड का सबसे बढ़िया टीचिंग एड उसके लिए होती है। इस तरीके से आप कौन सा मेथड, कौन सी टीचिंग एड, किस तरीके से चार्ट आप यूज करोगे वो आपका टॉपिक डिसाइड करेगा, ना कि आप अपनी मन मर्जी से काम करते हो। जैसे टॉपिक की नेचर है, जैसा विषय की नेचर है, उसी विषय के कंटेंट के अनुसार मेथड, उसी विषय के अनुसार सामग्री, मटेरियल, टीचिंग एड्स की बात की जाती है, उसी तरह की टीचिंग एड्स तैयार की जाती है। और जो टीचिंग एड्स आप प्रयोग कर रहे हो उसे आप जो कॉपी के दूसरी साइड एक रफ ब्लैंक पेज होता है जिसमें लाइनदार नहीं होता, उसमें आप उसका एक स्पेसिमेन चिपका दोगे या ड्रॉ कर दोगे। यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। या अगर कोई चीज आप समझाना चाहते हो जो आपने बोर्ड पर किया है, फ्लो चार्ट के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से, जो भी आपने वहां किया है, तो आप उसको सीबी पर दिखा सकते हो। फिर उसके बाद आती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप विषय के कंटेंट के बारे में जानकारी दे दोगे। ब्रीफ में संक्षेप में आप बताओगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि सारा ओपनिंग इसमें इंट्रोडक्शन में बता दिया। इंट्रोडक्शन में आप किस विषय पर बात कर रहे हो। मान लो आपने, जैसे मैंने विषय इतिहास का चुना था कि मौर्य साम्राज्य की आप बात कर रहे हो, तो आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे कि भारतीय इतिहास में मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य अपनी एक अलग पहचान रखता है। अगर भारत का इतिहास लिखा जाए या उस पर बातचीत की जाए तो हम मौर्य वंश को, मौर्य डायनेस्टी को, मौर्य साम्राज्य को निकालकर भारत के इतिहास को नहीं लिख सकते या उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये इतना महत्वपूर्ण साम्राज्य है कि जहां से ये पनपा है मगध, उसी को भारत बनने का गौरव प्राप्त है। बाकी कोई राज्य भारत नहीं बना, बल्कि मगध जो है वो भारत बना है। ऐसे साम्राज्य की, ऐसे शक्तिशाली, ऐसे गौरवमयी साम्राज्य की आज हम बात करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक इसी तरह से सोशल साइंस का अगर कोई विषय है, मान लो आप ग्राम पंचायत की बात कर रहे हो या आप सौरमंडल की बात कर रहे हो, आप किसी अन्य विषय पर अपने विचार रखना चाहते हो, कोई इशू है, आप सोशल इशू की बात करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से उसके इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जैसे मान लो आपने बाल अधिकारों की बात की या महिला सशक्तिकरण की बात की, या आप मजदूर वर्ग की बात करना चाहते हो,
कि लेबरर वर्ग की बात करना चाहते हो, किसान की बात करना चाहते हो, तो आप उस टॉपिक के अनुसार अपनी इंट्रोडक्शन दो। उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। जैसे मान लो आप चाइल्ड लेबर पर बात करना चाहते हो, तो आप इंट्रोडक्शन में किस तरीके से दोगे, ये थोड़ा सा देखें। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वह न केवल सामाजिक राष्ट्रीय समस्या है बल्कि वैश्विक समस्या है। वह न केवल हमारे वर्तमान से संबंधित है बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करती है। वह न केवल हमारे बचपन को छीन रही है बल्कि हमारे भविष्य को भी अपंग सा बना देती है, असहाय सा बना देती है। आज हम उसी विषय पर अपने विचार रखेंगे जिसको बाल मजदूरी या चाइल्ड लेबर कहा जाता है। यह भिन्न भिन्न रूपों में आपको जगह जगह पर मिलेगी। कहीं पर यह चाय की दुकानों पर घिसता हुए मिलेगी बचपन, और कहीं आपको भट्टे मजदूरों में काम करते हुए या पटाखे की कंपनियों में काम करते हुए बच्चे मिलेंगे। तो उन बच्चे को बचपन बचाने की जो बात की जाती है, आज हम उसी अधिकार, उसी चाइल्ड लेबर राइट की बात करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन जो है विषय की रखोगे ताकि विद्यार्थी जो है उसमें इंटरेस्ट ले, रुचि ले और ये समझ सके कि हम किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। या अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, मान लो आपने हल्की सी इंट्रोडक्शन दी, आपने कहा कि आज हम चाइल्ड लेबर के बारे में बात करेंगे, या आज आपने कहा कि आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, तो विद्यार्थी हल्की सी बात समझेंगे। लेकिन अगर आपकी शब्दावली, आपका एक्सप्रेशन, आपके भाव, आपके जेस्चर उस विषय के गंभीरता को प्रकट करते हैं, विद्यार्थियों का इंटरेस्ट पैदा करते हैं, तो विद्यार्थी भी आपके बात को सुनेंगे। कोई भी श्रोता तब तक नहीं सुनता जब तक कहने वाले की बात पे वजन नहीं होता, या कंटेंट का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता, तब तक सुनने वाला आपकी बात को सुनेगा नहीं। वो आपकी बात को क्यों सुने, क्या जरूरत है उसको, वो जरूरत आपने उसको महसूस करवानी है अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर आती है बात ओपनिंग स्टेटमेंट की। ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ी रुखी सी नहीं होनी चाहिए, बड़ी साधारण सी नहीं होनी चाहिए, बड़ी बुलंद और उसमें होनी चाहिए। हम ओपनिंग स्टेटमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आज हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, तो आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसकी बारीकियों को देखेंगे, समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और व्यापारिक जीवन किस तरीके का था, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो यह आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी। इसी तरह से आपने जो सोशल साइंस का विषय है उस पर बातचीत की, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक गंभीर समस्या है, आज हम उस पर बातचीत करेंगे। यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है, क्या मजबूरी है कि बच्चे काम करें, क्या मजबूरी है कि बचपन घिस रहा है, तो हम उनके एक एक बिंदु को देखेंगे कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, वो काम करने पर मजबूर क्यों हैं। इस तरीके से आप उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे। अगर रुखी सी, नीरसता से अगर ओपनिंग स्टेटमेंट होगी तो पूरी क्लास नीरसता से भर जाएगी और आपको लगेगा कि मैं क्लास में क्यों खड़ा हूं या क्यों खड़ी हूं। इसलिए अपना स्थान बनाने के लिए अपने विषय की गंभीरता को समझाना बड़ा जरूरी है, और विषय की गंभीरता तभी समझाई जा सकती है जब आपके एक्सप्रेशन और कंटेंट नॉलेज आपके साथ हो। वर्बल और नॉन वर्बल जो लैंग्वेजेस हैं दोनों का तालमेल होना बड़ा जरूरी है। अगर तालमेल नहीं होगा तो भी अपनी बात आप सही से नहीं रख पाओगे। फिर शुरू होती है प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी जो अभिव्यक्ति है तो नेक्स्ट स्टेप है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब कोई विद्यार्थी प्रेजेंटेशन कर रहा है तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, विशेष बात यह है कि उसे किन किन बातों पर ध्यान देना है। एक तो वर्बल और एक नॉन वर्बल। ये जो कम्युनिकेशन है प्रेजेंटेशन का वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो वर्बल के माध्यम से। वर्बल में आपके क्या है, आपका किस चीज पर ध्यान दिया जाएगा, उच्चारण पर, अभिव्यक्ति पर, आवाज में उतार चढ़ाव, जिसको वॉइस मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठहराव और क्या है, किस विषय पर जोर देना है, कहाँ हमें जोर लगाना है, कहाँ जोर नहीं लगाना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ऐसी बात बोलते हो जैसे रोको मत जाने दो, जैसे बोलते हैं हम रोको मत जाने दो, और अगर हम ये लिखते हैं रोको मत जाने दो, तो कहां पर जोर दिया गया है, कहां पर ठहराव रखा गया है, कहां पर पॉज दिया गया है, यह वर्बल के अंदर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। यदि आपकी अभिव्यक्ति सही नहीं है, आपकी भाषा पर आपकी पकड़ नहीं है, आप बोल नहीं सकते ढंग से, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन सही नहीं है, तो आपका लेसन इफेक्टिव नहीं होगा। नॉन वर्बल में क्या है, आपकी जेस्चर्स है, आई है, आंखों से आप बात करते हो। जेस्चर में क्या है, फेस है, आप फेस से बात करते हो। हैंड्स हैं, आप हैंड से बात करते हो। सेंसरी चैनल है, आपका क्लास में चलना भी आपकी टीचिंग को इफेक्टिव करता है। आपका हाथ कहाँ उठ रहा है, कहाँ जा रहा है। जैसे अगर आपने रामायण देखी हो तो सुग्रीव और राम जब सीता की खोज के लिए सभा करते हैं तो वहां सुग्रीव बोलता है। सुग्रीव जब बोल रहा होता है तो उसकी भाषा, वर्बल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज साथ में जाए। जैसे वो बोलता है आज हम, तो यहाँ आज हम मुंह से जल्दी निकल गया, लेकिन उसके साथ जो हाथ जिन्होंने साथ देना था वो बाद में आए। अगर आप इस तरह करोगे तो बॉडी लैंग्वेज, मान लो आपको ये कह दिया जाए कि आप सावधान की मुद्रा में होकर ऐसे पढ़ाएं, तो आप पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि इससे आप हास्यास्पद हो जाएगा। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है, जो सेंसरी चैनल है, आपका चलना बहुत तेज गति से भी आपने चलना नहीं है, बहुत धीरे भी नहीं चलना है, बिल्कुल तालमेल के साथ। ये ऐसा तालमेल है जैसे
नृत्य और ताल का होता है, संगीत और ताल का होता है। अगर एक जगह पर आपने सुर भटकाया या कदम भटकाए या ताल टूटा तो आप बेताले हो जाते हो। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन के अंदर भी आप बेताले हो सकते हो। अतः आपके हाथ, आपके जेस्चर्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आई के बारे में कहा गया है, जैसे तुलसीदास का एक दोहा है, जब राम और सीता का मिथिला में वाटिका में पहली बार एक दूसरे से आमना सामना होता है, या वहाँ खड़े हैं, सभा के लोगों के बीच में खड़े होते हैं, सॉरी, तो वहां पर क्या बात होती है, सब खड़े हैं लेकिन बातचीत होगी कैसे, रहट नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैन नहीं सो बात। अब वहां शब्दों का सहारा नहीं लिया गया है, वहां इशारों में बात हो गई है, आंखों में बात हो गई है। इसलिए स्टूडेंट के साथ आपका आई कांटेक्ट, हर स्टूडेंट को यूं लगना चाहिए कि मेरे साथ बातचीत हो रही है, किसी और के साथ बातचीत नहीं हो रही, मुझसे ही बातचीत सीधी हो रही है, मैं ही इन्वॉल्व हूं। हर एक को यह लगना चाहिए कि मैं एक्टिव पार्टिसिपेटर हूं, तब जाकर आपकी प्रेजेंटेशन सफल हो पाती है, अन्यथा तो प्रेजेंटेशन के लिए दिक्कतें होती हैं। प्रेजेंटेशन में किस तरीके से हम बातचीत करेंगे, किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे, उसका वैसे तो आप लोगों को एक लेसन प्लान भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी हम वहां पर उसको बता पाएंगे। जैसे इन्होंने जो विषय लिया था वो है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी एवं भक्ति आंदोलन को इन्होंने जो प्रेजेंटेशन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, प्रेजेंटेशन या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जैसे उन्होंने, हम जैसे इसमें बातचीत करेंगे तो आप क्या क्या चीज को ध्यान में रखोगे, लिखते समय भी आपने क्या करना है, उसमें मेथड, जैसे मैं आपको बोल के सुनाता हूं कि आपने मौर्य साम्राज्य को या चाइल्ड लेबर को या किसी मैप को आपने पढ़ाना है या किसी ऐसी चीज को पढ़ाना है जिससे आप, तो आप क्या लिखोगे कि छात्र अध्यापक विषय की शुरुआत करने से पहले, प्रश्न पूछकर शुरुआत करने से पहले विद्यार्थियों से को चार्ट दिखाकर विषय को समझाने का प्रयत्न करेगा। जैसे कि इसमें मेथड, टीचर कौन सा मेथड यूज करेगा ये बताना है आपने, कौन सी टीचिंग एड यूज करेगा ये बताना है आपने, कि चार्ट के माध्यम से लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हुए छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से चाइल्ड लेबर के विषय पर बातचीत रखेगा और यह बताने की कोशिश करेगा कि चाइल्ड लेबर किस तरीके की समस्या है, क्यों इसकी रुकावट की जरूरत है। तो इस तरीके से हम उस पर बातचीत रखेंगे। और एक वीडियो, जैसे मान लो टीचर ने ये कहा कि मुझे वीडियो दिखाने की आवश्यकता है, तो टीचर कहेगा विद्यार्थियों हम इस पर एक छोटी सी क्लिप देखेंगे और उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। तो विद्यार्थी वहां क्या करेंगे, टीचिंग एड में वीडियो क्लिप, यहां हम वीडियो क्लिप लिख देंगे कि वीडियो क्लिप के माध्यम से विषय की शुरुआत की जाएगी और विद्यार्थियों से उसके बाद प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उस वीडियो क्लिप के खत्म होने के बाद आपने क्या किया कि विद्यार्थियों से पूछा कि आपने इस वीडियो क्लिप में क्या देखा, तो विद्यार्थी एक्सप्लेन करेंगे। तो
एक एक विद्यार्थी से आपको इसमें क्या खास बात नजर आई? किसी ने कहा कि मुझे ये बच्चा जो बर्तन घिस रहा था दुकान पर, ये मुझे लगा कि इसके साथ अन्याय हो रहा है। दूसरे ने कहा कि ये बड़ी दयनीय स्थिति में, इसके कपड़े सही नहीं है, इसका मालिक जो है इसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो अलग अलग विद्यार्थी के अलग अलग मत आएंगे और वहीं से आप अपने लेसन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने प्लान बनाकर लाए हो वही आप एग्जीक्यूट करें। कई बार क्लासरूम के पार्टिसिपेशन से, क्लासरूम डिस्कशन से जो लेसन है वो और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब आप इस तरह कर लोगे तो आपने बाद में क्या करना है कि फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। comprehensive questions comprehensive questions, जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आप किस तरीके से बातचीत करते हो? आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? प्रश्न पूछने के तरीके होते हैं भाई, और पहले तो प्रश्न पूछना आना चाहिए और फिर प्रश्न बनाना भी आना चाहिए। नंबर 1, प्रश्न कैसा हो? स्पेसिफिक हो, वेग ना हो। जैसे आपने किसी विद्यार्थी से पूछा कि आप कब उठते हो, तो प्रश्न आपका लगता है कि आपको गलत नहीं है, लेकिन कोई विद्यार्थी शरारती है, उसने कहा कि जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं मैं तब उठता हूं। एक ने कहा कि जब माँ खाना बना लेती है मैं तब उठता हूं। एक ने कहा कि मैं जब दीदी स्कूल चली जाती है तब उठता हूं। तो हर एक का अपना अपना अलग है, क्योंकि आपने उसको ओपन कर दिया, स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपने ये कहा कि आप कितने बजे उठते हो, तो आपने उसको बांध दिया है, फिर उत्तर देने वाला इधर उधर नहीं जा सकता, वो स्पेसिफाई हो गया कि अब उसको समय ही बताना पड़ेगा। अगर वो आप उसको खुला छोड़ दोगे, ठीक, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछते समय आपने इसका ख्याल रखना है, स्पेसिफिक होना चाहिए, फिर क्लियर होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि एक प्रश्न में कई प्रश्न नहीं पूछने। आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट देखकर क्वेश्चन पूछोगे तो भी बोरिंग लगेगा। आप स्पेसिफाई कीजिए कि आपने पूछना क्या है, तो वही आप पूछिए सिर्फ। अगर आपने यह पूछना है कि अकबर के पिता कौन थे, तो बात हो जाएगी। जैसा अगर आपने ये शुरू किया, जैसा कि आप जानते हो कि अकबर एक महान योद्धा था, हुमायूं के पिता थे, तो उनके पिता कौन थे, तो वहां स्पेसिफाई नहीं हो रहा। कई बार आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो उसके बाद आप प्रश्न पूछिए, आप सीधा पूछिए अकबर के पिता का क्या नाम था, तो वो सीधा उत्तर आपको दे देगा, बजाय कि आप उसको इधर उधर घुमाएं। फिर कई बार प्रश्न मान लो पूछ भी लिया, उसको आप क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? क्लास में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? इक्वल हो, कि आप पहले प्रश्न को पूछ लें, प्रश्न पूछने के बाद 10 सेकंड का पॉज दें, और जिस विद्यार्थी को आता है, ध्यान रहे,
जिस विद्यार्थी को आता है, जिसने हैंड रेज किया है, आप उसी से प्रश्न का उत्तर पूछें। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग तरीके हैं। टीचर, स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया। फिर है टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, दूसरे स्टूडेंट से भी पूछा, और तीसरे स्टूडेंट को कहा कि आप इन दोनों ने जो बताया है उसको दोहराएं। इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस, एक जानकारी जो है विद्यार्थियों के अंदर, क्लास पार्टिसिपेशन आपकी बढ़ेगी और आपका लेसन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर है स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में बातचीत चल रही है। कोई, या टीचर ने कहा कि आप एक दूसरे से पूछे कि आपको समझ में आ गया, तो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि आपको क्या लगा। इस ग्रुप बनाए आपने और ग्रुप में कहा कि आप इस विषय पर थोड़ा सा डिस्कशन करें। आपने कोई विशेष वो दे दिया, जैसे आपने ये कहा कि चाय की दुकानों पर घिसते बचपन को लेकर अपने विचार आप ग्रुप बनाकर रखें। छोटे छोटे बच्चे अपना ग्रुप बनाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे और अपनी बात उसमें रखेंगे। और फिर वो क्या है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट है। फिर क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, टीचर। फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में टीचर, स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड टीचर। ये पार्टिसिपेशन है आपस में। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर हो जाता है कि किस तरीके से आप डिस्कशन करवाना चाहते हो, किस तरह से आप प्रश्न पूछना चाहते हो। मान लो किसी बच्चे को प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, कोई बच्चा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तो आप क्या करोगे? किसी को भी नहीं आता, तो आप क्या करोगे? स्टिमुलेट करोगे। क्या करोगे? स्टिमुलेट। आप थोड़ा क्लू दोगे। क्लू, मान लो आपने पूछा कि ताजमहल किसने बनवाया था, विद्यार्थियों को नहीं पता। फिर आपने कहा कि वो औरंगजेब के पिता थे। हो सकता है किसी विद्यार्थी को पता हो कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, तब भी उनको पता नहीं लगा। फिर आप कहो कि वो जहांगीर के पुत्र थे, अगर तब भी पता नहीं लगे तो आप इस तरह से क्लू देते रह सकते हैं जब तक कि विद्यार्थी वहां तक ना पहुंचे। अगर ज्यादा ही मुश्किल हो तो फिर आप अपना उत्तर स्वयं बता दें और बच्चों को दोहराने के लिए कह सकते हैं, जैसे आपने स्वयं रिस्पॉन्स दे दिया और फिर बच्चों को कह दिया। वो उसके बाद है फोकस। आप किस बात पर फोकस करना चाहते हो, आप प्रश्न वहां पूछ सकते हो। आप जो प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है, बीच बीच में आपने मेजर पॉइंट्स बनाए हैं। मान लो आपने ये कहा था कि सोशल लाइफ की बात की, पॉलिटिकल लाइफ की बात की, इकोनॉमिक लाइफ, किसकी? मौर्य, मौर्य, मौर्य डायनेस्टी जो थी उसके बारे में आपने बातचीत की कि हम इस विषय पर। तो जैसे ही सोशल लाइफ को आप कंप्लीट करते हो, डिस्कस करके उसको पढ़ा देते हो, तो फिर आप उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हो। बीच बीच में भी छोटे छोटे स्टेप लेकर आप प्रश्न कर सकते हो। लेकिन फिर फर्दर इंफॉर्मेशन, इसको हम प्रॉम्प्टिंग भी बोलते हैं, कि बच्चे को प्रॉम्प्ट करना, कुछ
उकसाना कि आप उत्तर दो। कई बच्चे नहीं दे पाते, लेकिन आप बच्चों को उत्साहित करें, पार्टिसिपेट करने के लिए उनको कहें तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन कि आपने क्वेश्चन पूछा कि जैसे आपने ये प्रश्न पूछा कि ताजमहल किसने बनाया था, तो उन्होंने बच्चों ने जवाब दे दिया कि शाहजहां ने। तो आप अगला प्रश्न पूछ सकते हो कि शाहजहां के बारे में आप और क्या जानते हो। इस तरीके से आप अपने लेसन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आगे अच्छा बना सकते हो। ठीक, और रीडायरेक्ट करना क्या है? रीडायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, रीडायरेक्ट करना, टीचर स्टूडेंट स्टूडेंट। अब टीचर ने इस स्टूडेंट से पूछा, इसको उत्तर नहीं आया, उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज करके अगले स्टूडेंट से पूछ लिया, तो इसको बोलते हैं रीडायरेक्ट करना। क्वेश्चन को रीडायरेक्ट कर दिया गया। तो क्वेश्चनिंग की भी अपनी एक स्किल है कि आपने कब पूछना है। प्रेजेंटेशन के दौरान आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड, मार्कर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। पहले इसको ब्लैक बोर्ड बोलते थे। जो भी हो उस तरीके से आप इसको अवेलेबल हो। पहले बीबी वर्क बोलते थे, अब सीबी वर्क हो गया है, क्योंकि अब चौक बोर्ड है, अब मार्कर बोर्ड है, तो अलग अलग बोर्ड है। लेकिन बोर्ड को लिखने का तरीका, बोर्ड पर आप क्या करोगे? स्पेसिमेन ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड के जो है स्पेसिमेन आप यहाँ जो प्रिंट दिया होगा, जैसे एक कॉपी आपकी है, इसके 2 पेज हैं, ये लाइनदार है, इधर आप लेसन प्लान लिखते हो, इधर सीबी वर्क करते हो। इसमें आप जैसे आपने फ्लो चार्ट बना दिया इस तरीके से, तो वो कर सकते हो। आप पाई चार्ट के माध्यम से वो दिखा सकते हो। आपने कोई चीज मॉडल को यूज किया, उसका एक फोटो क्लिक करके इसमें चिपका सकते हो। तो चॉक बोर्ड में मेजर पॉइंट, मेन पॉइंट, मेजर पॉइंट्स को आप इसमें लिख सकते हो। ये आपने पूरा ये नहीं करना कि, और बोर्ड कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक, विजुअल होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को दिखने वाली आपने राइटिंग लिखनी है। ऐसा नहीं है, आप इसमें स्केच बना सकते हैं, पेंटिंग की नहीं आवश्यकता। उसके बाद हम बातचीत करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है रिकैप्चुलेशन। इसकी बात है रिकैप्चुलेशन। ये सारा हो जाने के बाद आप रिकैप्चुलेशन करेंगे। रिकैप्चुलेशन पुनरावृत्ति, यानी कि पाठ को फिर से किसमें? ब्रीफ। कई बार हम इसको समराइजेशन भी बोल देते हैं, कई रिकैप्चुलेशन भी बोला जाता है। रिकैप्चुलेशन में आप क्वेश्चन फॉर्म में भी आप इसको वो कर सकते हो, और दूसरा आप स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके भी इसमें कर सकते हो, और आप अपनी तरफ से भी इसके बारे में बता सकते हो। रिकैप्चुलेशन में आप ये बात करोगे कि आज हमने जिस विषय पर बातचीत की है उसको
जैसे चाइल्ड लेबर पर बात की, या मौर्य साम्राज्य पर बात की, या मुगल साम्राज्य पर बात की, या पृथ्वी की गतियों पर बात की। जैसा कि आज हमने पृथ्वी की गतियों पर बात की, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक दैनिक गति, एक वार्षिक गति। दैनिक गति से दिन और रात बनते हैं, वार्षिक गति से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, वार्षिक गति 365 दिनों की होती है, एक चक्र पूरा करती है पृथ्वी, और दैनिक गति में 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करती है। अर्थात आप विद्यार्थी को यह बता दोगे, और फिर हल्का सा उनसे अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछ सकते हो कि आप बताइए कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं, और वो दो उत्तर देंगे, या मौर्य साम्राज्य के बारे में आप क्या समझ पाए उसके बारे में बताएंगे, सामाजिक लाइफ वहाँ की कैसी थी, रहन सहन कैसा था, पुरुष क्या पहनते थे, औरतें क्या पहनती थी। इस तरीके से हम बातचीत करके उसको समापन की ओर ले जाएंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, होमवर्क। होमवर्क जो है इसको हम कई बार हल्का ले लेते हैं और ये कहकर छोड़ देते हैं विद्यार्थी को कि आप घर से याद कर आए। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसकी ध्यान रखोगे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखोगे और उसी के आधार पर आप अपने प्रश्नों को निर्माण, होमवर्क आप दोगे। जैसे नॉलेज आपने सिंपल चेक कर लिया कि मौर्य साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हो, आपको कितना समझा है, उसके बारे में लिख के लाएंगे। या वर्तमान समय में और मौर्य साम्राज्य में आप किस तरीके से विभेद देखते हो और क्या समानता देखते हो, तो आप उसको लिख कर लाएंगे, तो वहां आपको अंडरस्टैंडिंग का पता लग जाएगा। ठीक, और फिर एप्लीकेशन में कि मौर्य साम्राज्य की वो कौन सी बात है, चाइल्ड लेबर की वो कौन सी बात है जो वर्तमान में आप अप्लाई करना चाहोगे, ठीक, या नहीं करना चाहोगे, किस तरीके से करना चाहोगे। ठीक, या आप चाइल्ड लेबर के बारे में अपने आप से क्या समझते हो, या मौर्य साम्राज्य के बारे में आप अपने विचार रखें। तो फिर आप किसी पुस्तक का सहारा नहीं लेते, जो आपको समझ में आ गया है आप अपनी समझ लिखोगे। तो वहां पर बच्चे की ओरिजिनलिटी को चेक करना है, ऑब्जेक्टिविटी, कंप्रिहेंशन, और आप उसकी ओरिजिनलिटी को चेक कर सकते हैं। होमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इतना हल्के में ना लें। इस क्लास में इतना ही। लेसन प्लान हमने आपको उसमें भेज दिया था, उसके तहत अगर उसमें भी फिर भी कोई डिफिकल्टी नज़र आती है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके उत्तरों का जवाब दे दिया, आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।